अरस्तु ने सदियों पहले अपने राजनीतिक सिद्धांत में एक बात कही थी, जब भी किसी राज्य में योग्यता को धन और रसूख के तराजू पर तौला जाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वह राज्य लोकतंत्र नहीं बल्कि एक सड़ता हुआ कुलीन तंत्र बन चुका है। आज साल 2026 में भारत के समृद्ध लेकिन सबसे शोषित सूबों में से एक झारखंड की राजधानी रांची से जो तस्वीरें आ रही हैं वे अरस्तु की इसी चेतावनी को सच साबित कर रही है। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, आसमान से पानी बरस रहा है, तंबू के नीचे की जमीन दलदल में बदल चुकी है और उस दलदल के बीच बैठे इस देश के सबसे होनहार और सबसे शिक्षित और सबसे मजबूत नौजवान हैं। ये वो युवा है जिन्होंने कार्ल मार्क्स को पढ़ा, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ा, लेकिन आज वे किसी वातानुकूल कमरे में बैठकर नीतियां नहीं बना रहे हैं बल्कि अपने वजूद की भीख मांग रहे हैं। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो पिछले 3 दिनों से अन्न के एक दाने के बिना और पानी की एक बूंद के बिना अस्पताल की चौखट पर और मौत के बीच झूल रहे हैं। उनके साथ 5 और छात्र मौत को गले लगाकर अनशन पर बैठ चुके हैं। यह सिर्फ एक परीक्षा का विवाद नहीं है, यह इस देश के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने पर एक गहरा घाव है। इस भ्रष्ट अधिकारी और नीच नेताओं ने विद्यार्थी और आम जीवन को नोचने का काम कर रही है। वो आते हैं देश को सेवा करने, सिस्टम के माध्यम से देश की संस्थाओं को अपनी लूटते हैं और अपनी तिजोरियां भरने लगती है। आज डेमोक्रेसी स्क्वाड के इस विशेष खोजी रिपोर्ट्स में हम समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से हम तथ्यों को खंगालेंगे। हम समझेंगे कि शिक्षा की वास्तविक और सामाजिक कीमत क्या होती है और कैसे एक पेपर लीक सिर्फ परीक्षा को नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी के सामाजिक उत्थान की रीढ़ को तोड़ देती है। झारखंड में पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई प्रमुख परीक्षाएं विवादों और अनियमितताओं के कारण चर्चे में रही है। 11वीं 13वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा जिसका विज्ञापन वर्ष 2023-24 में जारी हुआ था कि परीक्षाएं जुलाई 2024 के बीच आयोजित की जाएगी। इसके बाद परिणामों को लेकर कई अभ्यर्थियों ने न्यायालय का रुख किया था और मामला कानूनी विवादों में उलझ गया। इसी प्रकार से जेएसएस सीजीएल परीक्षा जिसका मूल विज्ञापन 21 में जारी हुआ था, बाद में 2023 में पुनः अधिसूचित किया गया। जनवरी 2024 में आयोजित हुई तथा सितंबर 2024 में परिणाम घोषित किए गए। इस परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगे, जिसके कारण इसे रद्द कर दोबारा परीक्षा आयोजित करने का नौबत आ गई। वही जेएसएससी एंड पीजीटी शिक्षक परीक्षा जिसका विज्ञापन 2023 में जारी हुआ था और प्रक्रिया 2024-25 के दौरान चली और इसमें कथित धांधली के आरोप के बीच 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सबसे हालिया मामला 14वीं जेपीएससी परीक्षा पीटी 2026 का है, जिसका आयोजन 19 अप्रैल 2026 को हुआ और परिणाम 2 जुलाई 2026 को घोषित किए गए। परिणामों के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ और अभ्यर्थियों ने बड़े आंदोलन किए और मामले की जांच के लिए सीआईडी को भी शामिल किया गया। आइए सबसे पहले तथ्यों की ठोस जमीन पर खड़े होकर इस पूरे घोटाले के गणित को समझते हैं। हम भावनाओं में नहीं बहेंगे, हम आंकड़ों से बात करेंगे। 19 अप्रैल 2026 को 14वीं जेपीएससी संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया। कुल पद कितने थे? सिर्फ 103 पद थे। इन 103 पदों के लिए करीब 3 लाख से ज्यादा फॉर्म भरते हैं, यानी एक पद पर लगभग 3000 दावेदार। यह अनुपात दिखाता है कि राज्य में रोजगार की भूख कितना और किस कदर बेलगाम हो चुकी है। इसके बाद आता है जुलाई 2026 का वह दिन जिसे झारखंड के शैक्षणिक इतिहास में ब्लैक आउट नाइट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मध्यरात्रि को अचानक जेपीएससी के वेबसाइट पर एक पीडीएफ का अपलोड होती है जिसमें 2204 छात्रों को मुख्य परीक्षा के लिए योग्य घोषित कर दिया जाता है। अब लोक सेवा आयोग की एक स्थापित लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जब भी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आता है तो उसके साथ 4 चीजें अनिवार्य रूप से दी जाती है। पहला, कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स, दूसरा होता है इंडिविजुअल स्कोर कार्ड और तीसरा होता है फाइनल आंसर की तथा होता है ओएमआर सीट। लेकिन 14वीं जेपीएससी की इस जादुई रिजल्ट ने इन चारों में से एक भी चीज मौजूद नहीं थी। यह ऐसा ही है जैसे कोई जज फैसला सुना दे लेकिन यह ना बताए कि किस कानून के तहत किस सबूत के आधार पर हमने सजा दी है। छात्रों का आरोप केवल हवाई नहीं है। इस परीक्षा को कंडक्ट करवाने वाली वेंडर एजेंसी टीडीपीएल टेक्नो डेटा प्राइवेट लिमिटेड को ओएमआर रिकॉर्ड रूम की भूमिका संदिग्ध पाई गई। जब छात्रों ने सड़कों पर उतरकर साक्ष्य दिखाए तो राज्य की जांच एजेंसियां सीआईडी को प्रारंभिक केस दर्ज करना पड़ा। सीआईडी की आंतरिक जांच में ओएमआर सीट्स के डेटाबेस में मैनिपुलेशन पुख्ता संकेत मिले हैं, जिसके बाद कई गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन सवाल यह है कि सीआईडी के हाथ जिन छोटे मोहरे तक पहुंचे हैं उनके आका कौन है? चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं कि क्या यह पहली बार हुआ है। इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। जेएसएससी एंड सीजीएल परीक्षा के उदाहरण लीजिए।
जनवरी 2024 में जब यह परीक्षा हुई तो परीक्षा खत्म होने से पहले ही प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर तैर रही थी। परीक्षा रद्द करनी पड़ी। फिर सितंबर 2024 में परीक्षा हुई। परीक्षा के दौरान पूरे राज्य में इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया, मानो इंटरनेट बंद करने की सिस्टम की नीयत साफ हो गई हो। अभी हाल ही में JSSC एंड PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर परीक्षा को लेकर जो खुलासा हुआ है उसने पूरे शैक्षणिक ढांचे की धज्जियां उड़ा दी है। पुलिस ने इस मामले में 5 मुख्य सरगनाओं को गिरफ्तार किया। इसका काम क्या था? परीक्षा कराने वाले बाहरी प्राइवेट एजेंसियों के साथ साठगांठ करना, OMR के रिकॉर्ड रूम के ताले की डुप्लीकेट चाबियां बनाना और रात के अंधेरे में खाली चोरी की गई OMR सीट्स को सही जवाब से भरना। यहाँ एक गंभीर प्रशासनिक और आर्थिक सवाल खड़ा होता है कि जब राज्य सरकारें जानती हैं कि सरकारी परीक्षा को कराने वाली ये प्राइवेट वेंडर एजेंसियां भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुकी है, तो फिर क्यों बार बार संदेहास्पद कंपनियों को करोड़ों रुपए के टेंडर दिए जाते हैं? क्यों परीक्षाओं का पूरा जिम्मा सरकार अपने हाथों में अपनी सरकारी बुनियादी ढांचों के जरिए नहीं लेती है? इसका सीधा जवाब है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की आड़ में जवाबदेही को छुपाना, पर्दे के पीछे बहने वाले काले धन की गंगा में हाथ धो लेना। अब जरा इस पूरी त्रासदी को एक समाजशास्त्र के नजर से देखिए। हम अक्सर टीवी पर पेपर लीक शब्द सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक पेपर लीक की सामाजिक और मानवीय कीमत क्या होती है? फ्रांसीसी समाजशास्त्री पियरे बोर्दियो ने एक सिद्धांत दिया था जिसे सांस्कृतिक पूंजी कहा जाता है। उनके मुताबिक गरीब और हाशिए के समाज के लिए शिक्षा की ही एकमात्र वह पूंजी है जिसके दम पर वे पीढ़ियों से चले आ रही सामाजिक और आर्थिक शोषण के चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं। वह युवा सिर्फ एक नौकरी की तैयारी नहीं कर रहा होता है, वह अपने पूरे खानदान को गरीबी के दलदल से बाहर निकालकर इकलौता जरिया होता है। लेकिन जब परीक्षा के बाद उसे पता चलता है कि 103 पदों की इस परीक्षा में सीटें पहले लाखों रुपए में बिक चुकी है, तो सिर्फ एक परीक्षा रद्द नहीं होती है, उस पूरे परिवार की बची कुची उम्मीदों की हत्या हो जाती है। यह डिप्रेशन, यह हताशा और यह आत्महत्याओं का जो दौर झारखंड के युवाओं और नीट पेपर लीक में देखा गया है, इसका जिम्मेदार कौन है? यह व्यवस्थागत हिंसा है, सिस्टमेटिक वायलेंस है। यह बंदूक की गोली से नहीं की जाती है, यह कलम की स्याही और भ्रष्ट नीतियों से की जाती है। लेकिन जब शोषण अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो उसी समाज से सत्याग्रह का जन्म होता है। रांची का यह आंदोलन आज इसी सत्याग्रह का रूप ले चुके हैं। इस आंदोलन का चेहरा अभी बने हैं देवेंद्र नाथ महतो जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष है और उन्होंने छात्रों के इस बिखरे हुए गुस्से को एक अनुशासित और लोकतांत्रिक आवाज दी है। जब झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तमाम सबूत सौंपने के बाद भी प्रशासनिक स्तर पर केवल जांच का आश्वासन मिला, तो देवेंद्र महतो ने गांधीवादी रास्ता चुना है। 2 अगस्त 2026 को उन्होंने रांची के स्टेडियम में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की शुरुआत की है। पिछले 24 घंटों से उन्होंने पानी तक पीना बंद कर दिया है, जिसके कारण डॉक्टरों के मुताबिक उनका ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर पर गिर चुका है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल डेमोक्रेसी स्क्वाड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।